हमेशा एक बात याद रखना कि जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर क्या हारना है ये जानने वाला भी सिकंदर होता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 7 नवंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और आज के वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इससे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो क्लास में आपका एक टेस्ट भेजेगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अमरीका के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन अमरीका का पहला प्रश्न था कि हाल ही में भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश में मंत्री बनाया गया है। तो देखिए, देश आपका न्यूजीलैंड है। और इस न्यूज को अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालेगा। और दूसरा था कि हाल ही में सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, ये किस राज्य के छठवें मुख्यमंत्री थे। तो देखिए, सतीश प्रसाद सिंह जो है ये बिहार के छठवें मुख्यमंत्री थे और ये सबसे अल्पकाल के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले बिहार के पहले व्यक्ति थे। ठीक है, यानी कि सबसे कम समय तक ये मुख्यमंत्री रहे, कम दिनों तक। तीसरा था कि हाल ही में मिशन सागर द्वितीय के तहत भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS ऐरावत किस देश में 100 टन खाद्य सहायता सामग्री के साथ भेजा गया था। तो देखिए, देश आपका सूडान है। और चौथा था कि हाल ही में किस स्थान पर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच में मालाबार नौसैनिक अभ्यास किया गया। तो देखिए, ये प्लेस आपका है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में भी हाल ही में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया था। और देखिए, जो आपका मालाबार नौसैनिक अभ्यास है इसके बारे में कुछ विशेष चीज मैंने आपको बताई थी परसों के वीडियो में, तो उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा क्योंकि वहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। और पांचवा था कि किस भारतीय राज्य द्वारा गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त में इंटरनेट के लिए जो है पहली योजना लॉन्च की गई है। तो देखिए, जो आपका ये भारतीय राज्य है केरल है, इसने बिहार ही में गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त में इंटरनेट के लिए पहली परियोजना को लॉन्च किया है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस फिल्मकार ने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार जीता है। तो देखिए, ये फिल्मकार आपके हैं हरिहरन। इनको अभी हाल ही में मलयालम सिनेमा में इनके आजीवन योगदान देने के लिए इनको जो है जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, जो आपका जेसी डैनियल पुरस्कार है ये मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मलयालम भाषा है ये केरल में बोला जाता है। देखिए, जो आपका ये पुरस्कार है जिसका नाम है जेसी डैनियल पुरस्कार, तो इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिमा शामिल है, इसको याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा फनी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए देखते हैं फनी क्यों है। देखिए, आपने चाचा चौधरी का नाम सुना होगा जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चलता है। तो देखिए, नमामि गंगे परियोजना के लिए भी हाल ही में चाचा चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए, चाचा चौधरी कोई जीवित प्राणी नहीं है। एक कॉमिक्स आती थी चाचा चौधरी, बिल्लू और पिंकी की, तो उसमें जो चाचा चौधरी थे जिनका दिमाग कहा जाता था कि कंप्यूटर से भी तेज चलता है। देखा, ये उस समय के बुढ़ऊ सुपर हीरो थे, मतलब बुढ़ापे में इतना सुपर हीरो बने हुए थे ये चाचा चौधरी। तो चाचा चौधरी जो है इनको बनाया गया है नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, जो आपका ये चाचा चौधरी का जो कॉमिक्स है ये जो है डायमंड कॉमिक्स पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किया जाता है। और इसी के साथ यानी कि डायमंड कॉमिक्स पब्लिकेशन के साथ जो है अभी हाल ही में इस नमामि गंगे परियोजना के लिए जो है एक समझौता किया गया है। याद रखिएगा कि चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो देखिए, जो आपका दिल्ली राज्य है ये जो है राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। देखिए, बिहार ही में हरियाणा में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहाँ पे क्या था कि पटाखों की बिक्री को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, वो भी चाइनीज पटाखे। ठीक है, तो चाइना से पटाखे अब मंगाकर हरियाणा में नहीं बेच सकेंगे जो वहाँ के व्यापारी हैं। लेकिन उसको अंतर को याद रखिएगा, वहाँ पे पटाखे की बिक्री को बैन किया गया था, वो जो कि चाइनीज पटाखे थे। और यहाँ पे क्या हुआ, दिल्ली और राजस्थान में यहाँ पर पटाखे को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। बेच भी नहीं सकते हैं, खरीद भी नहीं सकते हैं आप, और वहाँ पे पटाखे जला भी नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। देखिए, दिल्ली में कोविड-19 मामलों के तेजी से बढ़ने के साथ साथ राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है।
तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है इसने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है। देखिए जो आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार है, तो छत्तीसगढ़ सरकार के एक आधिकारिक बयान के अनुसार जो आपका स्पंज आयरन है और स्टील सेक्टर है, इसके उद्योगों के लिए क्षेत्रवार सब्सिडी सीमा 60% से बढ़ाकर 150% कर दी गई है। और इस पहल के तहत अधिकतम 500 करोड़ रुपए का निवेश प्रोत्साहन, देखिए ये 500 करोड़ रुपए का तो है जो है निवेश प्रोत्साहन है, ये छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के लिए है। लेकिन जो आपका छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला ठीक है, इसके लिए जो है 1000 करोड़ रुपए मान्य होगा। यानी कि केवल बस्तर जिले के लिए ये अमाउंट ज़्यादा है, बाकी के लिए 500 करोड़ है। और देखिए अगर कोई भी कंपनी इस परियोजना का लाभ उठाना चाहती है तो इसके लिए जो है संबद्ध इकाइयों को, यानी कि उस कंपनी को जो है 31 अक्टूबर 2024 तक जो है उत्पादन शुरू करना होगा। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ राज्य में। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में अब जितनी भी कंपनियां हैं अगर वो निवेश करती हैं स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए, तो उनके लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की गई है। अगर वो कंपनियां जो है छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में अगर वो निवेश करती हैं तो उनको 500 करोड़ रुपए का जो है निवेश प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। लेकिन अगर वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जो है निवेश करती हैं, वो अपनी कंपनी लगाती हैं, तो वहाँ पर उनको 1000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि मिलेगा। और आप सोच रहे होंगे कि बस्तर के लिए क्यों इतना ज़्यादा अमाउंट दिया जा रहा है प्रोत्साहन राशि के रूप में। देखिए बस्तर जो है और दंतेवाड़ा ये जो आए हैं मतलब नक्सलाइट एरिया है ठीक है, यहाँ पे नक्सली हमले बहुत होते रहते हैं, थोड़ा सा रिस्की प्लेस है। तो जो खतरों का खिलाड़ी है उसको पैसे ज़्यादा मिलेगा और जो कम खतरों के खिलाड़ी हैं उनको केवल 500 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि मिलेगा। तो जितना बड़ा रिस्क लेंगे आप उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी, ऐसा कहा जाता है और होता भी है। पांचवा प्रश्न है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी जिसका नाम है सिस्का ग्रुप, इसने जो है किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो देखिए ये अभिनेता हैं राजकुमार राव। देखिए अभी हाल ही में जो आपकी ये सिस्का ग्रुप कंपनी है ठीक है, तो इसने जो साझेदारी की है राजकुमार राव के साथ, तो इस साझेदारी के तहत जो आपका सिस्का ग्रुप है इसका एक नया विज्ञापन अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें राजकुमार राव जो है ये एलईडी बल्ब और फैन सेगमेंट के प्रचार प्रसार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और छठवां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का सदस्य चुना गया है? तो देखिए हाल ही में दिलीप रथ को चुना गया है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का सदस्य। देखिए जो आपका इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है इसकी स्थापना 1903 में हुई थी और इसके अध्यक्ष वर्तमान में पियर क्रिस्टियानो ब्रेजल। और इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय आपका है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। सातवां की हाल ही में उत्तराखंड के किस नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक नाम से जो है एक नई पहल की शुरुआत की है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य का जो आपका देहरादून नगर निगम है इसने भी हाल ही में प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अभी हाल ही में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक एक नई पहल को शुरू किया है। और देखिए उत्तराखंड राज्य की बात करें तो देखिए उत्तराखंड के राज्यपाल हैं वर्तमान में बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है इनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और देखिए उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं, उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून है और गैरसैंण जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और एक खास बात है अभी हाल ही में जो आपका गैरसैंण है इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था उत्तराखंड का। आठवां की नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने नवंबर 2020 में किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को भारत में अपनी पेमेंट सेवाओं को लॉन्च करने की मंजूरी दी? तो देखिए जो आपका नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया इसने अभी हाल ही में नवंबर 2020 में जो आपका व्हाट्सएप है ठीक है, तो व्हाट्सएप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को भारत में अपनी पेमेंट सेवाओं को लॉन्च करने की मंजूरी दी है। और जो आपका नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया है तो देखिए इसके एमडी और सीईओ हैं दिलीप वसपे। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। और नवा प्रश्न है कि नवंबर 2020 में भारत को किस देश से 3 राफेल विमानों की दूसरी खेप प्राप्त हुई? तो देखिए नवंबर 2020 में जो है भारत को फ्रांस से 3 राफेल विमानों की दूसरी खेप प्राप्त हुई है। देखिए पिछली बार कैसे प्रश्न बना था राफेल से और इस बार कैसे बनेगा, ये दोनों फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तिथि पूछी जाती है कि किस तिथि को राफेल विमान का खेप भारत में आया था। तो देखिए 4 नवंबर 2020 को हाल ही में राफेल विमान का जो है देखिए 3 राफेल, संख्या भी याद रखिएगा, 3 राफेल विमानों का दूसरा खेप जो है ये फ्रांस से भारत आया। और किस स्थान पर जो है इसको उतारा गया था? देखिए ये जब फ्रांस से विमान आया तो इसको लैंड कराया गया था गुजरात के जामनगर में। किस तारीख को? 4 नवंबर 2020 को। तो इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। और अगला स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से कैसे प्रश्न बना था पिछली बार। देखिए पिछली बार प्रश्न बना था कि अभी हाल ही में कितने राफेल जेट का जो पहला खेप है ये हमें फ्रांस से प्राप्त हुआ है? तो 5 राफेल जेट का पहला खेप भारत को 28 जुलाई को प्राप्त हुआ था। कहाँ से? फ्रांस से। और देखिए 28 जुलाई को हमें ये खेप मिला था और इनको फिर 10 सितंबर को जो है
हरियाणा के अंबाला एयरबेस में जो है आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। तो ये सारी लाइनें समझ लीजिए प्रश्न के रूप में आपको एग्जाम में मिल सकती है, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए अभी हाल ही में जो हमें दूसरा खेप प्राप्त हुआ है राफेल का, तो इसके बाद देखिए टोटल हमारे जो राफेल जेट हैं इनकी संख्या 8 हो गई है, क्योंकि 5 पहले मिला था और 3 अभी मिला है। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। देखिए भारतीय वायुसेना के जो एयर चीफ मार्शल हैं जिनका नाम है RKS भदौरिया, इन्होंने भी हाल ही में बताया है कि 2023 तक भारत को सभी जो 36 राफेल जेट हैं, ठीक है, ये भारत को सौंप दिए जाएंगे। हमारी जो डील थी फ्रांस से, ये जो है 36 राफेल जेट की थी। और सबसे अधिक प्रश्न एग्जाम में क्या पूछा गया कि भारत ने किस देश के साथ राफेल विमान यानी कि राफेल लड़ाकू विमानों के लिए समझौता किया था? तो ये देश आपका फ्रांस है। तो जितने प्रश्न संभावित बन सकते हैं एग्जाम में वो मैंने सारे बता दिए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। 10वां कि नवंबर 2020 में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया? तो देखिए जो आपका अमेरिका है, ये जो है नवंबर 2020 में यानी कि इसी महीने में जो है पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है। और इसके साथ ही अमेरिका 2015 में इस पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होने के बाद औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश बन गया है दुनिया का। पेरिस जलवायु समझौता क्या है? देखिए ये IAS से लगाए चपरासी से लेकर अधिकारी तक के एग्जाम में पूछा चुका है। मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा है इसमें ये ना पूछा गया हो कि पेरिस जलवायु समझौता जो है ये क्या है। तो आइए जानते हैं पेरिस जलवायु समझौते के बारे में। देखिए जो आपका पेरिस जलवायु समझौता है तो दिसंबर 2015 की बात है। दिसंबर 2015 में 195 देशों ने पेरिस फ्रांस में यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC के दलों के 21वें सम्मेलन में जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, कार्रवाई को तेज करने के लिए तथा ग्लोबल वार्मिंग और कार्रवाई से निपटने के लिए पेरिस जलवायु समझौते को अपनाया था। देखिए जो आपका पेरिस जलवायु समझौता है ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत एक समझौता है जो कि नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ। तो नवंबर 2016 से प्रभावी आपका है पेरिस जलवायु समझौता। ये तिथि याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा था कि पेरिस जलवायु समझौते को कब लागू किया गया था, तो ये जो है लागू हुआ था नवंबर 2016 में। और अमेरिका इससे अलग क्यों हुआ? क्या कारण था कि अमेरिका इससे अलग हो गया? देखिए जो आपका पेरिस जलवायु समझौता है इसके तहत जितने भी विकासशील देश हैं उनको वित्त वर्ष 2020 से हर साल कम से कम जो है $100 बिलियन की राशि जुटाना अनिवार्य था। और इस राशि का उपयोग जो है 5 साल बाद संशोधित किया जाना था। तो अमेरिका इसका विरोध कर रहा था कि भैया ये पैसा वैसा जुटाना गलत काम है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये इस कदम का विरोध कर रहे थे और इसे अनुचित ठहरा इन्होंने। और इसी कारण जो है इन्होंने कहा कि अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो जाएगा। और 11वां प्रश्न की हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों की मौजूदा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स का आकलन करने के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं शशि S वेम्पति, याद रखेगा। अभी हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों की मौजूदा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स का यानी कि TRP का आकलन करने के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं शशि S वेम्पति। और शशि S वेम्पति कौन है? ये प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और देखिए यहाँ पे एक संस्था है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। ये क्या चीज़ है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, लेकिन इसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। देखिए जो आपकी ये समिति अभी हाल ही में बनाई गई है TRP का आकलन करने के लिए। तो ये समिति जो है सभी हितधारकों की जरूरतों को समझकर रेटिंग प्रणाली के लिए आवश्यक सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार होगी, जो कि सशक्त, पारदर्शी और जवाबदेह होगी। और इस समिति को 2 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सूचना और प्रसारण मंत्रालय को देनी होगी। देखिए अभी हाल ही में TRP घोटाला सामने आया था। ऐसा आरोप था कि कुछ टीवी चैनल जो है इनकी TRP कम हो रही थी, तो ये पैसे देकर अपनी TRP बढ़ा रहे थे। तो इसीलिए जो है इस TRP मतलब देखिए अभी इसके बाद क्या हुआ, जब ये TRP घोटाला हुआ था तो टोटल 3 महीनों के लिए सरकार ने TRP के आकलन पर प्रतिबंध भी लगा दिया था कि नया जब तक हम कोई उपकरण या फिर नया तरीका नहीं ढूंढ लेते हैं TRP को एनालिसिस करने का, एनालाइज करने का, तब तक ये TRP का एनालिसिस नहीं होगा। देखिए TRP की जो गणना है ये भारत में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के द्वारा बारोमीटर नाम के एक डिवाइस का उपयोग करके की जाती है, जो कि पूरे देश में 45,000 से अधिक घरों में स्थापित किए गए हैं। देखिए आप बता दूं जो आपका ये डिवाइस है जिसका नाम है बारोमीटर, तो ये डिवाइस इन घरों के सदस्यों के द्वारा देखे गए एक कार्यक्रम या फिर चैनल के बारे में डेटा एकत्र करता है, जिसके आधार पर जो आपका ये BARC यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है इसके द्वारा साप्ताहिक रेटिंग जारी की जाती है।
तो ये आपका है कैसे रेटिंग जारी की जाती है टीआरपी, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं हम ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के बारे में। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए जो आपका ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, इसके अध्यक्ष है पुनीत गोयनका। स्थापना इसकी 2010 में हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है कि सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए आपका सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह है, इसकी 40वीं बैठक की अध्यक्षता की शक्तिकांत दास ने। शक्तिकांत दास कौन है? ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। ये 25वें गवर्नर है कर्म से भारतीय रिजर्व बैंक के। देखिए सार्क क्या है इसको पहले हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे ये यहाँ पे जो डाटा दिख रहा है इसके बारे में ये क्या चीज़ है। देखिए सार्क जो है इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और देखिए इसके मेंबर कौन कौन है? देखिए सार्क के मेंबर हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, यानी कि भारत भी सार्क का मेंबर है। देखिए सार्क की जो स्थापना है ये 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। और देखिए वर्तमान में सार्क जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एस्ला वीरकोन। तो ये चीज़ याद रखिएगा सार्क के बारे में। और सार्क जो फाइनेंस है, देखिए जो आपका सार्क फाइनेंस है ये अलग है, इसी का एक ब्रांच है सार्क का ही। और इसकी स्थापना 9 सितंबर 1998 में हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये वर्तमान में सार्क फाइनेंस का अध्यक्ष है, इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो लिस्ट दिख रही है आपको, ये जो है जो सार्क के 8 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, तो उनके केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का नाम यहाँ पे को दिख रहा है श्री फजले कबीर, ये जो है बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं। भूटान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर का नाम है श्री दासो पेंजोर। और भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है इनका नाम है शक्तिकांत दास, ये अध्यक्ष भी रहे इस 40वीं बैठक में, ठीक है, सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की। और मालदीव के केंद्रीय बैंक के गवर्नर का नाम है श्री अली हासिम। और नेपाल राष्ट्र बैंक यानी कि नेपाल के केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं श्री महाप्रसाद अधिकारी। और पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं डॉक्टर रेजा बाकिर। और जो आपका श्रीलंका का केंद्रीय बैंक है इसके जो है अध्यक्ष हैं वर्तमान में प्रोफेसर WD लक्ष्मण। और अफगानिस्तान का जो केंद्रीय बैंक है, ठीक है, तो इसके गवर्नर द अफगानिस्तान बैंक का प्रतिनिधित्व जो है यहाँ के DAB के वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा किया गया था। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा इस सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की 40वीं बैठक के बारे में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन तीसरी बार आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इनका नाम बताइए जल्दी से। दूसरा कि हाल ही में किसे न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? बताइए आंसर। और तीसरा कि हाल ही में किस स्थान से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? आंसर बताइए। और चौथा कि ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने? बताइए। पांचवा कि हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे को किस देश द्वारा मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है? उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।